नमस्कार बच्चों, आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं। आज फिर से नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में कल हमने आप लोग से कहा था कि आज एक क्विज होगी और क्विज बताई थी कि चैप्टर मोशन से होगी। तो देखिए, चैप्टर मोशन आज मैं जब प्रिपेयर कर रहा था, जब मैंने रात में प्रिपेयर किया चैप्टर मोशन के क्वेश्चंस को, तो मैंने एक पीपीटी बनाई थी और सोचा था पीपीटी पे क्विज करा दूं। लेकिन हुआ क्या कि वो क्विज बनाते समय मुझे ये लगा कि पीपीटी पे समझाना और यहाँ समझाने में बहुत अंतर होता है, तो मैं फिर उसको हटा दिया। मैंने कहा अब ऐसे नहीं समझाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस करा देते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन समझा देंगे, सामने रहेंगे तो ज़्यादा शायद समझ में आने वाला है। तो उससे पहले मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाहता हूँ कि आज एक बच्चे का फ़ोन आया था, पूछ रहा था, वो हमसे बोल रहा था कि सर ये मैटर चैप्टर जो आपने फिजिक्स में दिया है उस चैप्टर में क्या करना है। तो पहले तो ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे 8th क्लास से आते हैं। 8th में ज़्यादातर बच्चों के पास या सभी बच्चों के पास साइंस रहता है, किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की नॉलेज नहीं होती है। तो सबसे पहले तो आज मैं बता दूँ ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता क्या है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखिए, साइंस जो है, साइंस मेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। साइंस को 3 पार्ट किस में डिवाइड किया गया है? एक बना फिजिक्स, एक बना केमिस्ट्री और एक बना बायोलॉजी। ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज जो हो रही होती हैं, जैसे मोशन हो रहा है, फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रही है, दीज आर फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज कोई लिविंग थिंग पे भी हो सकती है या किसी नॉन लिविंग थिंग पे भी हो सकती है। तो वो सब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? वो सब हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। याद रखिए, फिजिक्स में जो भी चीजें होती हैं उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे लाइट जल रही है तो लाइट हम लोग देख सकते हैं, कोई इंसान चल रहा है तो हम लोग उसको देख सकते हैं। तो जो भी चीज, अब जैसे देखना है, दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल एक्टिविटी। तो जो भी चीज हम लोग देख सकते हैं, दैट ऑल कम्स इन फिजिक्स। केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री जो है दैट इज मेड फ्रॉम केमिकल्स। जब हम लोग केमिकल्स की बात करते हैं, आपको पता होगा सुबह से शाम तक हम लोग केमिकल्स के बीच में जूझते रहते हैं। जब आप सुबह उठते होंगे तो जरूर आप लोग ब्रश करते होंगे, टूथब्रश करते होंगे, तो जो टूथपेस्ट होता है उसमें भी क्या होता है? केमिकल होता है। हम लोग के दांत में बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरियाज क्या करते हैं? जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो बैक्टीरियाज हमारे दांत में चिपक जाते हैं और दांत को एसिडिक कर देते हैं। दांत का कैसा नेचर कर देते हैं? दांत को एसिडिक बना देते हैं। और अगर मान लीजिए आपने रात में ब्रश नहीं किया तो वो एसिडिक बना रहेगा और धीरे धीरे करके आपका दांत क्या हो जाएगा? सड़ने लग जाएगा, टीथ डीके होने लग जाएगा। अब उसी टूथ डीके की वजह से हम लोग क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। और ब्रश कैसा, जो टूथपेस्ट होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है। तो जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? न्यूट्रल। तो हमारा दांत क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है और इस तरीके से वो सेफ रहता है। तो ऐसे ऐसे करके सुबह से शाम तक बहुत सारे केमिकल्स के साथ हमको जूझना पड़ता है और इसी को कहते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री मतलब है विच इज रिलेटेड टू केमिकल्स। यहाँ पे हमको सिर्फ केमिकल्स की बात करनी होती है। बायोलॉजी पे आते हैं तो बायोलॉजी फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक होता है बॉटनी, ठीक है, एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। एक होता है बॉटनी और दूसरा क्या होता है? जूलॉजी। जू में क्या होते हैं? जू में होते हैं जानवर। तो ये एनिमल्स की स्टडी, जब हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं, एनिमल्स मतलब जब हम लोग जंतु की स्टडी करते हैं। जीव तो कुछ भी हो सकता है, लिविंग थिंग्स, लेकिन ये जो जूलॉजी है इसका मतलब जानवर है। जब हम लोग जानवरों की स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है जूलॉजी, और जब हम लोग प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बॉटनी। ठीक है। अब जूलॉजी के फादर जब आप देखेंगे तो एरिस्टोटले हैं, इसके फादर देखेंगे तो आपको लामार्क मिलेंगे। एरिस्टोटल किसके फादर? एरिस्टोटल जो है जूलॉजी के भी फादर है और एरिस्टोटल ही बायोलॉजी के भी फादर है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो हमने आपको पहले पिछले लेक्चर्स में बता दिया है। थोड़ी सी बातें हैं, सबके बारे में पता होनी चाहिए। अब शायद आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है और बायोलॉजी क्या होती है। ठीक है। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? इसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम लोग कहते हैं, चलिए ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्विज। तो सभी लोग तैयार हो जाएं। ये जरूर देख लें कि सबके पास एक कॉपी और पेन होना चाहिए। हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस 10 या 20 होंगे, और आखिरी में जितने क्वेश्चंस आप लोग सही करते हैं जरूर नंबर लिखिएगा कि आपके 10 में से या 20 में से कितने नंबर आए। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। आज मैंने सोचा था कि संडे है लेक्चर नहीं बनाऊं, लेकिन मैंने फिर सोचा कि बना देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के
मैसेजेस भी आए मेरे पास कि सर अभी तक उसकी प्रीमियर वाली वो नहीं दिखाई पड़ रही है। तो देखिए देख आपको रोज जाएगा, रोज मैं बनाऊंगा लेक्चर। अगर किसी दिन बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है तभी मिस करूंगा, वरना रेगुलर रहेंगे सब लोग। और आप लोग से मेरी एक विनती भी है कि जितना हम पढ़ाते हैं उतना सब लोग साथ साथ लिखते भी रहा करिए, और जो नहीं भी लिख पाते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, बाद में लिख लिया करें, या कैसे भी करके उनको बाद में भी लेक्चर देख सकते हैं। तो कुछ ना कुछ करके आपको ये चीज कॉपी जरूर करनी है आपके बाद के लिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज अभी तो आपको याद रहेगी, बाद में हो सकता है थोड़े दिन बाद आप भूल जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन मोशन का पहला क्वेश्चन है। क्लास 10th के भी बच्चे आते हैं, क्लास 9th के भी बच्चे हैं, और हमको बहुत अच्छा लगता है कि जो बहुत अच्छे वाले बच्चे हैं, जो बहुत तेज बच्चे हैं, जो सच में तेज हैं, सच में इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो जरूर इस क्विज को अटेंड करते हैं। वो हर क्लास को अटेंड करते हैं, चाहे वो क्लास 9th की हो चाहे वो क्लास 10th की हो। तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है, वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, और जो पबजी वाले बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं, तो सभी लोग आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज। तो पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे एसआई यूनिट से। एसआई यूनिट से पूछेंगे, तो एसआई यूनिट किसकी किसकी है हम लिख रहे हैं, आप ABCD करके सबकी एसआई यूनिट लिख दीजिएगा। पहली एसआई यूनिट है डिस्टेंस की, दूसरी एसआई यूनिट है टाइम की, तीसरी एसआई यूनिट है वेलोसिटी की, चौथी एसआई यूनिट है एक्सेलरेशन की, और पांचवी एसआई यूनिट है जर्क की। इतनी एसआई यूनिट्स आपको जल्दी से लिखनी है। ये 5 एसआई यूनिट्स पहला क्वेश्चन है, आपको जल्दी से एसआई यूनिट्स लिखनी है कि सबकी एसआई यूनिट्स क्या होगी। जल्दी से लिखिए, तो मैं एक एक करके बताता हूं, आप एक एक करके भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहली एसआई यूनिट जो है, सबको पता होगा डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। एसआई यूनिट की बात करी जाती है तो याद रखिए MKS सिस्टम चलता है। कैसा सिस्टम, MKS। M मतलब होता है कि डिस्टेंस किस में मेजर करी जाएगी, डिस्टेंस मेजर करी जाएगी मीटर में। मास किस में मेजर किया जाएगा, किलोग्राम में। टाइम किस में मेजर किया जाएगा, सेकंड में। तो ये होता है MKS सिस्टम। और एक और होता है CGS सिस्टम, CGS। C क्या होता है, सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में। मास किस में मेजर करेंगे, ग्राम में। और टाइम किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। ठीक, तो बेटा आप सभी लोगों ने इसका आंसर लिख लिया होगा, ठीक है। तो CGS आपको पता चला, MKS आपको पता चला। ये दोनों जो होते हैं ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। SI यूनिट क्या कहलाती है, SI यूनिट इसका ही एक मॉडर्न फॉर्म है, ठीक है। SI यूनिट क्या होती है, MKS होती है। एक और होती है FPS होती है। FPS मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकेंड। तो दिस इज फुट, दिस इज पाउंड और दिस इज सेकेंड। बेटा कुछ चीज आप लोग भी ढूंढ लिया करो। कुछ लोग पूछने लग जाते हैं सर 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग अगर नेट पे ढूंढोगे तो भी मिल जाएगी, कुछ काम आप लोग भी तो करिए, ठीक है। तो ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं इस पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन के बारे में आपको बताते हैं कि पहले क्वेश्चन के आंसर क्या है। हालांकि सभी बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या मिल गई, मीटर मिल गई। टाइम की एसआई यूनिट क्या हो गई, सेकंड हो गई। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड हो गई। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। जर्क का आंसर बहुत लोगों का गलत आया है। जर्क का आंसर क्या होगा, जर्क का आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड का क्यूब। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का क्यूब हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी ने कर लिया होगा इसको। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या चीज है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो एक न्यूमेरिकल है। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं स्लोप्स ऑफ ग्राफ्स। स्लोप्स ऑफ ग्राफ, मैं ग्राफ दूंगा और उसमें आपको बताना होगा स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पहला जो ग्राफ है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है। दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या स्लोप होगा। और तीसरा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या स्लोप होगा। तो जल्दी से बताइए इन तीनों में स्लोप क्या होते हैं, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये स्लोप, सीधे सीधे 3 आंसर लिख दीजिए, 1 2 3 करके हम समझ जाएंगे। जल्दी करिए फिर मैं इसका आंसर बताऊं। तो पहला स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे देगा, ये देगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, स्पीड होता है। तो पहले का आंसर क्या हो गया, स्पीड। दूसरे का वेलोसिटी अपॉन टाइम देगा। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ये भी सब बच्चों को पता होगा। तीसरा एक्सेलरेशन अपॉन टाइम क्या होता है, तो एक्सेलरेशन अपॉन टाइम होता है
जर्क। ठीक है, तो ये हमारे 3 आंसर्स हो गए। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का आंसर स्पीड, एक्सेलरेशन और जर्क। अगले में आते हैं हम लोग। अगले में हम आपको एरिया देंगे। एरिया आपको बताना होगा कि एरिया किसका क्या होता है। ठीक है, तो सभी लोग अगर आंसर सही दे रहे हैं तो जरूर यस सर लिखें। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं एरिया की। तो एरिया ऑफ ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक। अब आगे देखिए, अगला आंसर लिखिएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है, पहला। दूसरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है। तीसरा, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है। और चौथा आपको देते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है। देखते हैं कौन बिल्कुल सही करता है सभी आंसर्स। ठीक है, तो जल्दी करिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है पहला, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तीसरा स्पीड टाइम ग्राफ है, चौथा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ये सभी क्वेश्चंस हमने लेक्चर भी पढ़ाए हुए हैं। आप लोग लेक्चर को वो दोबारा देखने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाया करिए। चैनल पे जब आते हैं तो प्लेलिस्ट देख लिया करिए। प्लेलिस्ट हमने मैथ्स की बनाई है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बनाई है, सभी में आप लोग जाके देख सकते हैं। जल्दी ही मैं कुछ ये भी प्रयास करूंगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आऊंगा जो मैथ्स में 9th और 10th दोनों में कॉमन है, जैसे लीनियर इक्वेशंस है, पॉलिनोमियल्स है, तो उसको भी थोड़ा सा अच्छे लेवल पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी इसको करिए। सभी लोगों ने वैसे कर लिया होगा। हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा। एरिया याद रखिए हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है दोनों का। तो डिस्टेंस इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस इंटू टाइम कुछ नहीं होता, तो इसमें एरिया कुछ नहीं देगा, नथिंग। इसमें वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या देता है, वेलोसिटी इंटू टाइम देता है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। स्पीड इंटू टाइम क्या देता है, तो इसका जब एरिया आप देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। एक्सेलरेशन इनटू टाइम करेंगे तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम का एरिया याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें ही बच्चे गलती करते हैं। हमने आपको बताया भी था एक्सेलरेशन इनटू टाइम का मतलब हुआ a इंटू टी, और ये क्या होता है, ये होता है v माइनस यू, क्योंकि हमको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v माइनस यू या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो जब u को इधर भेजेंगे तो बन जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो ए टी की वैल्यू क्या आ रही है, v माइनस यू, और v माइनस यू का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। तो जितनों का ये वाला सही है वो जरूर कहें यस सर मेरा सही था, मैंने चेंज इन वेलोसिटी लिखा था, बाकी लोग कोई जरूरत नहीं कुछ कहने की। अब आगे अगला क्वेश्चन आता है। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। हाँ, 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देखते हैं 3 में से कितनों के क्या क्या सही है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथे क्वेश्चन को आप लोग सब लोग देखिएगा। अब हम लोग पूछेंगे थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस से पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं कि जल्दी से सब लोग एक काम करें, जल्दी से तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख के दिखाएं जल्दी से। यही आपका चौथा क्वेश्चन है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन सभी को लाइन से लिखनी है कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। याद रखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पहली होनी चाहिए, सेकंड इक्वेशन दूसरी होनी चाहिए और थर्ड तीसरी होनी चाहिए। ये नहीं कि तीसरी वाली को फर्स्ट में लिख दें और पहली वाली को थर्ड में लिख दें, तो वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी लिखिए। पहले फर्स्ट इक्वेशन आ गई होगी सभी की, तो फर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले लिखनी थी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है वो देखिए। तो फर्स्ट इक्वेशन होती है, अभी हमने लिखी भी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां v होता है क्या, इनिशियल, ये होता है फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। अगले आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। तो सेकंड इक्वेशन भी आ चुकी होगी बच्चों की, तो सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। सेकंड इक्वेशन देखते हैं क्या है। तो सेकंड इक्वेशन मिलेगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जितने बच्चों ने तीनों इक्वेशन बिल्कुल सही लिखी है वो तुरंत मैसेज करें, यस सर लिखें कि सर मेरी तीनों इक्वेशन क्या थी, सही थी। ठीक है, अब देखिए, ये तो बात हुई, इसका डेरिवेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमने पढ़ाया भी है, कराया गया है कोर्स में, तो उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डेरिवेशन सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्पीड बड़ी है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, विच स्पीड इज बिगर, कौन सी स्पीड बड़ी है। 40 मीटर पर सेकेंड बोला गया है और 40 किलोमीटर पर आवर बोला गया है। ये दोनों में से कौन सी बड़ी है, दोनों इक्वल है, ये पूछा गया है। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइए कि दोनों में से कौन सी बड़ी है, कि पहली ये वाली बड़ी है या ये बड़ी है या दोनों बराबर है। जल्दी बताइए।
देखते हैं कौन पहले बता पाता है 40 मीटर पर सेकेंड और 40 किलोमीटर पर आवर में कौन बड़ा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल लगाना है, थोड़ा सा काम करना है, इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। तो देखिए, जो बताना चाह रहा होगा उसको कॉपी पेन लेके बैठा होगा, वो जरूर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके आंसर बता देगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसको क्या करते हैं। इसको 40 मीटर पर सेकेंड को यही रहने देते हैं, तो इसको 40 मीटर पर सेकेंड रहने दिया। हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे चेंजेस कर दिए। क्या चेंजेस किया हमने, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। अब जब 5/18 से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 40 से कम आएगी कि ज्यादा आएगी, तो वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली लेस देन 1 है। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। कितनी आएगी, 18 3 जा 18 2 जा 36, 18 3 जा बोलिए, चलिए ठीक, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। ठीक, तो 54 तो आएगा नहीं, तो 0.38 करके मान लीजिए इसका आता है। तो जब इसको 0.38 से मल्टीप्लाई करेंगे, अप्रोक्सीमेटली वही कुछ आ रहा होगा, देख लीजिएगा, हमको इतना याद नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 40 से कम आएगी, तो लेस देन 40 आएगा। ठीक है, लेस देन क्या आएगा, लेस देन 40 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली स्पीड क्या थी, ज्यादा थी। तो जिसका आंसर 40 मीटर पर सेकेंड आ रहा है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से। अगला क्वेश्चन सर्कुलर मोशन पे रहेगा। तो सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन जो है वो आप समझिए क्या है। तो सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन कहा गया है कि एक बच्चा है, मान लीजिए वही उसैन बोल्ट है, क्योंकि हमको बहुत अच्छे आंसर्स मिले थे उसैन बोल्ट पे, सबको बहुत पता है उसैन बोल्ट के बारे में कि उसैन बोल्ट कौन है। चलिए, अब मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं खेल से रिलेटेड। ये बताइए माइकल फेल्प्स कौन है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये माइकल फेल्प्स है। कौन है, माइकल फेल्प्स है, ये उसैन बोल्ट नहीं है, माइकल फेल्प्स है। और ये क्या कर रहा है, ये दौड़ रहा है, तैर रहा है, क्या कर रहा है वो आपको बताना होगा कि ये क्या करता है, दौड़ता है, तैरता है, कूदता है, ठीक है, साइकिल चलाता है, क्या करता है ये आपको बताना है। तो माइकल फेल्प्स ने क्या किया, गोले में चक्कर लगाना स्टार्ट किया। मान लेते हैं जो गोला था, ये जो सर्कल है, ये 400 या 700 मीटर का है। कितने मीटर का है, 700 मीटर का है। ठीक, और इसने कितने चक्कर लगाए, इसने जो नंबर ऑफ टोटल राउंड्स लगाए वो लगाए 3.5 राउंड्स इसने लगाए। यहां से स्टार्ट किया, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, और यहां से स्टार्ट करके उसने कितने चक्कर लगाए, 3.5 राउंड्स लगाए। आपको क्या बताना है, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द displacement. What is the distance and what is the displacement covered by the Michael Phelps, by Michael Phelps. तो माइकल फेल्प्स जो खड़ा था यहाँ पे, जो यहाँ पे खड़ा था, लेटा था, साइकिल पे था, गाड़ी पे था, मोटो जीपी पे था, जिस पे भी था, कार पे था, माइकल शुमाकर की तरह। तो आपको ये बताना है कि ये 3.5 चक्कर में 3.5 राउंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। देखते हैं कौन बता पाता है, जितनी जल्दी बता पाएगा उतना अच्छा रहेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में भी था। ठीक है, जल्दी बताइए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, शायद कर लिया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए, अब सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट बताता हूं, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आसान है निकालना, कभी कभी डिस्टेंस आसान होता है निकालना, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट आसान होता है। चलिए ठीक, जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है वो अब देखे कैसे होगा। जैसे यहां से मान लिया चलना स्टार्ट किया, तो 3.5 राउंड्स में वो कहां पहुंचेगा, पहले तो हमको ये देखना होता है। तो पहले राउंड में यहाँ पहुंचा, दूसरे राउंड में फिर यहाँ पहुंचा, तीसरे राउंड में फिर वो यहाँ पहुंच गया। लेकिन 3.5 था तो आधे राउंड में वो कहां पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो ये हमारे पास हो गया इनिशियल पॉइंट, ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। अब दोनों के बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, यही तो हो जाएगी। और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, इफ दिस इज 700 दिस वुड आल्सो बी 700। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, 1400। तो यहां से यहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो कितनी आ गई, 1400 मीटर। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, 1400 मीटर आया। कुछ बच्चों का शायद आ भी गया हो, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस में देखिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करिए, आप एक राउंड में निकालिए उसने कितना ट्रेवल किया, फिर 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखते हैं एक राउंड में, जैसे यहां से चलना स्टार्ट किया तो एक राउंड में कितना ट्रेवल किया, तो एक राउंड में उसने ट्रेवल किया होगा 2πr, क्योंकि सरकमफ्रेंस ही तो ट्रेवल कर रहा है। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी, 2πr। जब 2πr करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 22/7 × 700, क्योंकि रेडियस क्या था, 700 था। जब इसको इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 100,
अब ये 22 44 4400 क्या आ गया 4400 आ गया। फिर 4400 को किससे मल्टीप्लाई करना है, अब ये एक चक्कर में था, वन राउंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो कितना हुआ 4400, तो 3.5 राउंड में कितना ट्रेवल कर लेगा, तो 3.5 को क्या लिख सकते हैं 7/2 इंटू 4400, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2200 मल्टीप्लाइड बाय 7। इसका आंसर जब आप देखेंगे तो 15400 आ जाएगा। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115, 15400 मीटर अप्रोक्सीमेटली यही आ रहा होगा सबका। ठीक है, तो 15400 मीटर, या इसको हम लोग बोल सकते थे 15.4 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ठीक, इतना कर लिया होगा सभी ने। देखिए जो अभी ना कर पाता हो, जिसको थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती हो, वो इस लेक्चर को बाद में भी देख सकता है। लेक्चर पड़ा रहता है, आप लोग चैनल पे आया करिए और इसको देखा करिए, तो आपको वो चीज अपने आप दिख जाएगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, अक्सर वो एग्जाम्स में पूछा जाता है और मैं भी यहाँ जो एग्जाम ले रहा हूँ उसमें पूछूंगा। तो अगला क्वेश्चन है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे। तो चलिए बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन की। तो देखते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन था, एक बच्चा है पॉइंट ए से निकला, मान लेते हैं घर है उसका, यहाँ पे, यहाँ क्या है उसका, यहाँ उसका घर है। वो अपने घर से निकला और कहाँ पहुंचा, स्कूल में पहुंचा। ये उसका स्कूल था। ठीक है, तो घर से निकला और कहाँ पहुंचा, स्कूल पहुंचा। तो दिस इज पॉइंट बी। स्कूल पहुंचा। अब स्कूल कैसे आदमी जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, तो धीरे धीरे गया भी। किस स्पीड से गया, मान लेते हैं वो स्पीड जो उसने कवर करी वो कवर करी 20 किलोमीटर पर आवर। कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। स्कूल में छुट्टी हुई, तो जब स्कूल में छुट्टी होगी तो बच्चा और धीरे आएगा, क्योंकि उसको 10 जगह पे रुकना होगा। ठीक है, कुछ ग्रुप रहते हैं, ग्रुप के साथ मिलना जुलना होगा, तो वो सब काम भी तो होगा। तो मान लेते हैं वो जो वापस आया, तो वापस किस स्पीड से आया, 5 किलोमीटर पर आवर से आया, है कि नहीं। कहाँ पहुंचेगा, घर ही तो पहुंचेगा, कहीं और तो जाएगा नहीं, क्योंकि कहीं और तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं, घर पे खाना ना मिलेगा तो घर पे चला जाएगा। तो 20 की स्पीड से गया और 5 की स्पीड से वापस आया। हमको क्या बताना है, हमको बताना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। एवरेज स्पीड बतानी है बच्चे की और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। ये बच्चा कौन हो सकता है, बच्चे आप लोग भी हो सकते हैं, बच्चे कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड भी बताइए और एवरेज वेलोसिटी भी, इसको जल्दी से बताइए। तो तब तक हम, अच्छा जिसको इसको अच्छा लग रहा हो वो जरूर कह दे कि सर हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए करने वालों ने कर लिया होगा, कम से कम एवरेज वेलोसिटी तो कर ही ली होगी। एवरेज वेलोसिटी तो बहुत सिंपल है, क्योंकि देखिए वहां से बच्चा गया उधर, फिर इधर वापस आया, तो इनिशियल पॉइंट क्या था, ये था। फाइनल पॉइंट क्या था, फाइनल पॉइंट भी सेम था। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब सेम होते हैं तो हमने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0। और डिस्प्लेसमेंट 0 होती है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास लग जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, 0 आ गई। अब बताइए एवरेज स्पीड का क्या होगा। तो एवरेज स्पीड जब हम लोग देखेंगे तो ये देखेंगे, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। इस केस में जब भी कोई बच्चा एक पॉइंट से निकले और दूसरे पॉइंट में जाए, फिर दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट पे वापस आए, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको क्या यूज करना होता है, 2uv या 2ab अपॉन a प्लस b। यही तो बताया था, 2ab अपॉन a प्लस b। दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ इस फॉर्मूले को लगाना है। इसका डेरिवेशन भी हमने कराया था, वो भी आप देख सकते हैं चाहें तो। फिर क्या हो जाएगा, 2 इंटू u क्या है, पहली वेलोसिटी क्या है 20, v फाइनल दूसरी वेलोसिटी क्या है 5, अपॉन 20 प्लस 5, 20 प्लस 5 क्या हो जाएगा 25। जब आप इसको देखेंगे तो 5 2 जा 10 और 10 200 हो जाएगा, तो 200 अपॉन 25 मिलेगा। 200 अपॉन 25 क्या होता है 8। इसका आंसर क्या आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का आंसर आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। बहुत सिंपल सा था, हमको लगता है सभी का आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, जो कर ले रहा है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहा है इसका मतलब ये है कि कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कमी है, प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है। तो उसको लोग इम्प्रूव करें और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। ये टाइम बहुत अच्छा मिला है सबको, हर काम करें, खेलें कूदें मौज करें, लेकिन पढ़ाई भी करें। पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हमने बताया भी था आपको एक बार क्यों जरूरी होती है, ये आप लोग जरूर लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में कि पढ़ाई क्यों जरूरी है, आप क्यों पढ़ाई करते हैं, ये जरूर लिख के बताइएगा।
हाँ, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ग्राफ का है। मैं कुछ ग्राफ बनाऊंगा, 2-3 ग्राफ बनाता हूं, आपको बताना होगा ये ग्राफ कैसा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट ये है, ये पहली चीज है, ठीक। ये दूसरा ग्राफ है, तो ये पहला ग्राफ हो गया, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरा ग्राफ हो गया। तो ये 3 ग्राफ हैं। जल्दी से बताइए तीनों ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और तीसरा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जल्दी बताइए कि तीनों ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जल्दी बताइए। तो जल्दी बताइए कि तीनों ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लोग आगे बढ़ें। तो चलिए देखिए, अब हम बताते हैं पहला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने आपको बताया था ढलांग, यहाँ देखेंगे तो पूरे में ढलांग क्या चल रही है, ढलांग सेम चल रही है। और ढलांग का मतलब क्या होता है, ढलांग का मतलब होता है इन दोनों का रेशियो। मतलब डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या है तीनों, इस केस में, पहले केस में डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या है, सेम है। और डिस्टेंस टाइम का रेशियो क्या देता है, स्पीड देता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ग्राफ में, जो फर्स्ट ग्राफ में स्पीड ऑफ द बॉडी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो स्पीड इज यूनिफॉर्म, द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो पहले का आंसर हो जाएगा द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरे ग्राफ में आते हैं। दूसरे ग्राफ में आप देख सकते हैं हर जगह पे ये बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छा आंसर देते हैं बच्चे। ये दूसरे ग्राफ में जो आप देखेंगे, दूसरे पॉइंट पे, दूसरे ग्राफ में देखेंगे तो हर पॉइंट को आप देख लीजिए, चाहे यहां देखेंगे, चाहे यहां, किसी पॉइंट पे आप देखेंगे, हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस मिल रही है, टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम यहां से यहां तक पहुंच रहा है देखिए, लेकिन डिस्टेंस क्या रही है, हर जगह सेम रह रही है। डिस्टेंस कब सेम रहती है, जब डिस्टेंस सेम रह जाए तो याद रखिए कि बच्चे ने कुछ मूव नहीं किया, मूवमेंट नहीं हुआ, तो बॉडी किस में है, रेस्ट में है। अब ये तो 2 हो गए, तीसरा बताइए जल्दी से, तीसरा क्या है। यहाँ पे ढलांग सेम थी, यहाँ ढलांग सेम नहीं है। अरे अब समझ लीजिए इस चीज को कि बच्चा अगर यहाँ बैठेगा, मान लीजिए झूला है, बच्चा यहाँ बैठा और दूसरा बच्चा यहाँ बैठा, कौन तेज फिसल जाएगा, तो ऊपर वाला बच्चा तेज फिसलेगा, नीचे वाला बच्चा फिसलेगा ही नहीं, हो सकता बैठा ही रह जाए, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्लोप ज्यादा और यहाँ पे स्लोप क्या है, कम है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। स्पीड इज इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली। वहां पे स्पीड यूनिफॉर्म थी, यहाँ पे क्या हो रही है, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग, ठीक है। कैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है ये कैसा मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वो भी हम थोड़ा सा ग्राफ ही देंगे क्योंकि ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए ग्राफ में क्या है, अगला ग्राफ क्या कहता है। अगला ग्राफ, ये वाला ग्राफ हमने बताया था आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो अगला ग्राफ ले लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन भी हो सकता है, ट्राई करेंगे एक आधा और क्वेश्चन पूछने के, ठीक है। लेकिन चलिए पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। वेलोसिटी, अच्छा जो आगे के क्वेश्चन आ रहे हो वो जल्दी बताएं सर, आगे अभी और लीजिए, अभी हमारा मन नहीं भरा, हमको और देर पढ़ाई करनी है। मैं देख रहा हूँ कि क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, और जब यहाँ पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे 40-50 मिनट बिल्कुल लगातार बैठे रहते हैं। कल मैं देख रहा था कि 70-80 बच्चे कंटिन्यूअसली बैठे हैं, हट ही नहीं रहा है कोई। तो वो चीज बहुत अच्छी लग रही थी हमको कि मतलब कोई उस लेक्चर से हटना नहीं चाह रहा था। बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। तो सब लोग ऐसे बने रहिए, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी रूप में करें, ठीक है, कैसे भी करें उससे मतलब नहीं होता। तो डिस्टेंस, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज रहेगी। ये 3 ग्राफ हमने दे दिए। अब आपको बताना है कि ये 3 ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। ये तीनों ग्राफ जल्दी से बताइए, तीनों ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला क्या ग्राफ क्या बताएगा, दूसरा ग्राफ क्या बताएगा और तीसरा ग्राफ क्या बताएगा, जल्दी बताइए तो मैं फिर इसका आंसर बताऊं। तो देखिए आप देख सकते हैं पहले ग्राफ में जो है, पहले ग्राफ में स्लोप सेम रह रहा है, ढलांग सेम है पहले ग्राफ में। और क्योंकि पहले ग्राफ में स्लोप सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, अब स्लोप का मतलब होता है दोनों का रेशियो, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पहला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरे ग्राफ की बात करी जाएगी तो दूसरा ग्राफ देखिए ये है, ये वाले ग्राफ में हर पॉइंट पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं कि यहाँ इस वाले ग्राफ में हर बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी किस पे, रेस्ट पे, वो गलत है। आप इसके हर पॉइंट पे देखेंगे तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी।
ऊपर यही तो वेलोसिटी होगी, चाहे यहाँ पे देखेंगे तो भी यही वेलोसिटी, यहाँ पे भी यही वेलोसिटी, यहाँ पे भी यही वेलोसिटी। तो हर जगह वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब किसका ग्राफ है, ये वेलोसिटी इज कांस्टेंट का ग्राफ है। इन दिस केस द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका जो थर्ड था पार्ट उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ढलान धीरे धीरे क्या हो रही है, ढलान धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब ढलान है क्या, ढलान है एक्सेलरेशन। ये ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का था, ये ग्राफ किसका हो जाएगा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का। किसका, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ये ग्राफ हो जाएगा। अच्छा, इसी बात पे जल्दी से आप लोग एक्सेलरेशन का डेफिनेशन जल्दी से लिख के दिखा दीजिए। जितने ये काम कर लिया हो जल्दी से एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख के दिखा दे, तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जल्दी करिए आप लोग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। तो अगले क्वेश्चन में हम करेंगे ये कि अब हम आपसे 2 क्वेश्चन और पूछेंगे। 2 क्वेश्चन बहुत ऐसे रहेंगे जो ठीक है, आसान है, कठिन ज्यादा नहीं है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपको अब कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख के देना है। ठीक है, जो चैट बॉक्स चल रही है उसका तुरंत आप लिख के दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कैसा मोशन, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दीजिएगा, ये नहीं कि आप कुछ भी एग्जाम्पल दे दें। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मतलब जो चीज हो रही है। तो पहला मोशन आपको देना है सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल, सर्कुलर मोशन का। ठीक, दूसरा आपको देना है ऑसिलेटरी मोशन का, ऑसिलेटरी मोशन का। आपने पेंडुलम ऑफ क्लॉक देखा होगा, ऐसे ऐसे करके जो होती है पेंडुलम, ठीक है, घड़ी में जो होती है पेंडुलम उसे कहते हैं, वो ऑसिलेटरी मोशन वही करती है। इसके बाद आपको जो देना है सर्कुलर मोशन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन हो गया, लीनियर मोशन हो गया। कौन सा मोशन हो गया, लीनियर मोशन। और इसी को याद रखिएगा, इसी को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है जब बॉडी किधर चल रही हो, जब व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इन तीनों को आपको एग्जांपल देने हैं, आप लोग एग्जांपल देते रहिए। मैं अब इसका आंसर नहीं लिखूंगा, इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इसको आप लोग एक बार नेट पे भी चेक कर लीजिएगा, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और लीनियर मोशन के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। एक और हो सकता है रिवोल्यूशन का, रिवोल्यूशन या नहीं रोटेशन का देते हैं, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। रोटेशन और रिवोल्यूशन में अंतर होता है, सभी को पता होगा रोटेशन और रिवोल्यूशन में अंतर क्या होता है। हमको ऐसा लगता है कि सभी को पता होगा रोटेशन और रिवोल्यूशन में अंतर क्या होता है। ठीक है, रोटेशन क्या होता है, रोटेशन जब कोई बॉडी अपनी एक्सिस पे ऐसे घूम रही होती है, दिखाई पड़ती ना आपको, रुको सही से दिखाता हूं मैं। जैसे ये है, ये क्या है, दिस इज रोटेशन। ठीक, रिवॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे रिवॉल्यूशन होता है। अगर पूछा जाए अर्थ क्या करता है, तो अर्थ क्या करता है, अर्थ रोटेट भी करता है और अर्थ रिवॉल्व भी करता है। किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो अर्थ क्या करता है, अर्थ के पास रोटेशनल मोशन भी होता है और सर्कुलर तो नहीं होता। कैसा मोशन होता है, रोटेशनल के साथ साथ रिवोल्यूशन होता है। याद रखिएगा, अर्थ का सर्कुलर मोशन नहीं होता, अर्थ का कैसा मोशन होता है, अर्थ ऑलवेज रिवॉल्व्स इन एन इलिप्टिकल पाथ। कहाँ रिवॉल्व करती है, इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है। ऊपर ये जो पाथ है, दिस इज, यहाँ पे अर्थ होगी कहीं, ठीक है, ये सन है आपका, तो अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है, अर्थ इलिप्टिकल पाथ में एक अंडे की तरह रिवॉल्व करती है। जैसे अंडा होता है उसी के पेरिफेरी में जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है, सर्कुलर पाथ नहीं होता कभी भी। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वो कैसा पाथ होता है, वो पाथ होता है सर्कुलर। तो आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अब इतना सब लोग ने कर लिया होगा, इसका आंसर जरूर आप लोग लिखते रहिए, और जिसका आंसर सही होगा मैं बता भी दूंगा कि हाँ ये चीजें इनकी सही है। ठीक है, तो आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है। ये जो आखिरी क्वेश्चन होगा इसका आप लोग आंसर आखिरी में दीजिएगा, जब चैट खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के दीजिएगा। इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है, आपसे बोला गया है, ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है और इस जगह पे क्या है, इस जगह पे जो आ रहा है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपको दे दिया गया है दोनों पॉइंट, दिस इज 5 सेकेंड, दिस इज 10 सेकेंड और दिस इज 20 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन में आपको बताना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी।
इसमें आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट बतानी है। मैं इसका आंसर अगले लेक्चर का आपको बताऊंगा, ठीक है। आप लोग इसको करते रहिए, नहीं कर पाएंगे तो ठीक, कर लेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। नहीं हो पाएगा तो मैं अगले लेक्चर पे इसका आंसर बता दूंगा और इसका तरीका भी आपको बता दूंगा कैसे हम लोग करेंगे। तो आज का ये सेशन खत्म होता है। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा, शायद आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। अब अगले टर्न पे हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अगले टर्न पे, क्योंकि आज ये 9th क्लास का टर्न था, तो अगला टर्न जो होगा वो 10th क्लास का आगे बढ़ाएंगे। 10th क्लास का चार्जेस हो गया था, तो चार्जेस के बाद हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है और करंट पढ़ना है। तो अगले टर्न पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की बात करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।